Good morning, students. This is Monica, and you are attending the online class of economics. We were continuing with the chapter 8, in which yesterday previous lecture we study about the AS and AD and how the equilibrium is stuck in the economy through AS and AD. आज हम पढ़ने वाले हैं कि AS और AD अप्रोच क्या होती है और उसमें इक्विलिब्रियम इनकम लेवल कैसे अचीव होता है हमारी इकोनॉमी में। देखिए, इन्होंने पहले AS AD अप्रोच एक्सप्लेन करने से पहले इन्होंने AS और AD को एक्सप्लेन किया है। AS को एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया। ये अपन ने लास्ट चैप्टर प्रीवियस 7th में अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी थोड़ा ओवरव्यू अपन ले लेते हैं। देखो कि AS इन्होंने कहा है कि जो प्लान्ड आउटपुट होता है इकोनॉमी का, और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है 45 डिग्री लाइन से, मतलब कि इस तरह से ये जो लाइन होती है 45 डिग्री की होती है, जो हमारी AS होती है, या फिर इसको Y भी बोल देते हैं। AS और जो Y होता है वो आइडेंटिकल होता है ना, मतलब सेम होता है। तो जो 45 डिग्री की लाइन होती है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या शो करती है कि जो AS है और GDP को यहाँ पे बोला इन्होंने इनकम को Y को इन्होंने GDP बोला कि वो दोनों आइडेंटिकल हैं, होते हैं, सेम होते हैं। इस वजह से जो AS है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है, जो AS है वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है। AS किससे रिलेटेड है? इनकम से। क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइजेज़ हैं वो क्या हैं? कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट प्राइजेज़ इसलिए हैं क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एक्सेस कैपेसिटी का मतलब है उसमें किसी भी टाइम पे किसी भी लेवल पे क्या हो सकती है? डिमांड अराइज हो सकती है। तो उस टाइम पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये नहीं देखते कि प्राइस लेवल क्या है, वो सिर्फ अपनी जितनी डिमांड आती है उसको अपनी सप्लाई से फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। देखो, इन्होंने कहा है कि इकोनॉमी विद एक्सेस कैपेसिटी वेयर AS रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेटली टू AD एंड प्राइजेज रिमेन अनइफेक्टेड, कि जो प्राइस होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं और इफेक्ट नहीं होते हैं बिल्कुल भी AD से। अब इन्होंने डायग्राम बता दिया, सेम डायग्राम बनाया और AS को और Y ये जो कर्व है 45 डिग्री लाइन स्ट्रेट बनाई है इन्होंने। नेक्स्ट जो AD है ये क्या है? डिज़ायर्ड एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमी में अकाउंटिंग ईयर में किया जाता है। इसके दो कंपोनेंट्स हैं। AD के हमें पता ही है दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंपोनेंट्स? तो पिछले चैप्टर में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं ना कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके। C+I कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, डिज़ायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसे ऑटोनोमस लेके चलते हैं। ऑटोनोमस मतलब कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ उसी को लेके चलते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं रहता है इसमें। वो कहते हैं कि ये जो होती है लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं होती, कि जो हमारी इकोनॉमी में इनकम हो रही है उसका जो लेवल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जो दूसरा इसका कंपोनेंट है वो क्या है? डिज़ायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये लेवल ऑफ इनकम से रिलेट करता है क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो कंजप्शन होती है और जो इनकम होती है उसका आपस में रिलेशनशिप कैसा होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। जैसे जैसे C राइज होगा वैसे वैसे क्या होगा हमारा, जैसे जैसे Y राइज होगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? C राइज होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम ले रखा है कि जब C30 है मिनिमम लेवल पे कुछ ना कुछ, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजप्शन है जिसे ऑटोनोमस कंजप्शन भी अपन बोल देते हैं। तो ये सिर्फ एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल फिगर्स लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट का एक डायग्राम बना के दिखा दिया क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने जो कांस्टेंट फिगर होता है, कांस्टेंट कर्व होता है, उसे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में शो करते हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन की शेप में है। इसके बाद ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा गो थ्रू करवा रही हूँ आपको। इसके बाद क्या है? C फंक्शन का कंबाइंड डायग्राम बनाया इन्होंने, जिसमें क्या है? इनकम को भी शो किया गया है और कंजप्शन को भी शो किया गया है। इसके बाद ये लास्ट में एक बड़ा डायग्राम बनाएंगे जिसमें इनकम भी होगी, कंजप्शन भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगी, जिसमें आपको इजीली सारा कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ क्या है? हमारी इनकम दी गई है हमें 0 से लेके 140 तक। हमारे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन थी 30 और इन्वेस्टमेंट थी 20। जो कंजप्शन है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी कांस्टेंट ही लेके चले हैं। हर एक लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहने वाली है 20-20-20। इस तरह से 140 लेवल ऑफ इनकम तक क्या रह रही है? हमारी इन्वेस्टमेंट जो रह रही है वो कांस्टेंट रह रही है। और C देखो, अब जब 0 थी इनकम
तब सी हमारी कंजप्शन 30 हो गई, 20 थी तो 40 हो गई। इसी तरह से जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है उसी लेवल से हमारी क्या हो रही है, कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है। अब हम एडी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो एडी निकालेंगे। एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई के थ्रू। सी और आई को जब हम ऐड करेंगे तो एडी निकलेगा। तो इसी तरह से 30 + 20 किया, 40 + 20 किया, तो ये 30 + 20 50 हो गया, 40 + 20 60 हो गया। इस तरीके से इन्होंने क्या निकाल लिया यहाँ पे, एडी। और फिर इसी को इन्होंने क्या किया है, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कंबाइंड डायग्राम बनाया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है, एक्स एक्सिस पे क्या हो सकता है आपको पता होना चाहिए अब तो इसका। वाई पे इन्होंने, एक्स एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है इनकम को, और वाई एक्सिस पे इन्होंने दिखाया है एक्सपेंडिचर को। अब इस डायग्राम में इन्होंने तीनों चीज़ों को लेके चले हैं। देखिए सबसे पहले जो वाई है वो इज इक्वल टू ए एस होता है। वाई और ए एस आइडेंटिकल होते हैं, जो 45 डिग्री की ओरिजिन से लाइन शूट अप होती है। इसके बाद जो कंजप्शन है वो हम कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कंजप्शन कभी ज़ीरो होती नहीं, ठीक है। इस वजह से जो कंजप्शन है वो 30 से स्टार्ट हो रही है। जो हमारी सी प्लस आई ए डी हमने लास्ट में निकाला है, ये हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, 50 से, ठीक है। तो ये कंबाइंड डायग्राम बनाया है इन्होंने, किसका, ASAD अप्रोच का। इसके बाद इसमें एक और चीज़ जो ध्यान देने वाली है इस डायग्राम में, देखिए यहाँ पे ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है, 30। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इसको, ऑटोनोमस कंजप्शन आप नीचे की पॉइंट्स में दिखाओगे। ऑटोनोमस कंजप्शन कितनी है, 30। और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना है, जो मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर है इन्वेस्टमेंट पे, वो कितना है, 20। तो टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 30 + 20, मतलब टोटल ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 50। ये जो थी हमारी कि AS इज इक्वल टू AD अप्रोच किस तरह से काम करती है हमारी इकनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने में। अब क्या है, ऐसी दो सिचुएशंस हैं जिसमें हमारी इकनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं होती। जैसे कि AS AD अप्रोच में दो सिचुएशन कौन सी है, एक तो जब AS जो होता है वो ग्रेटर होता है AD से, और दूसरी सिचुएशन है जब AD ग्रेटर देन होता है AS से। दोनों सिचुएशंस में जो मार्केट फोर्सेस होती है, मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं आपको मैंने बहुत बार बताया है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई होती है ना हमारी मार्केट फोर्सेस। तो वो कहते हैं कि जो दोनों सिचुएशंस ऊपर ये बताई गई हैं, जब AS ग्रेटर होता है और जब AD ग्रेटर होता है, तो इन दोनों सिचुएशंस क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्या करती है इकोनॉमी, जो हमारी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग अपने आप उनको क्या ले आती है, इक्विलिब्रियम में ले आती है। वो कैसे ले आती है, इसका प्रोसीजर आपकी बुक में एक्सप्लेन किया इन्होंने प्रॉपरली। देखिए व्हाट हैपन्स इफ़ AS ग्रेटर देन AD। जब AS ग्रेटर होता है AD से तो क्या सिचुएशन रहती है, जब AS इन्होंने कहा है कि मोर होता है AD से, तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में होती हैं वो क्या होने लग जाती है, ज़्यादा। देखो AS ज़्यादा है ना, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, कुछ ना कुछ जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड रह रही हैं। अनसोल्ड मतलब बिक नहीं रही हैं कुछ गुड्स, तो वो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपने जो अनवांटेड स्टॉक्स हैं, जो उनके पास एक्सेस में पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे। इन्होंने लिखा है ना, प्लान अ कट इन प्रोडक्शन, कि अपने प्रोडक्शन को कम कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पिछला जो उनके पास स्टॉक बचा पड़ा है वो भी तो सेल करना है ना। इस वजह से क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन कट डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, AS कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा AD से, ठीक है। ये वो तरीका है जिससे क्या होता है, AS ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने को इटसेल्फ। इन्होंने लिखा है ना इटसेल्फ मतलब AS जो होता है वो अपने आप इस सिचुएशन में अपने ऑटोमेटिकली AD के इक्वल हो जाएगा, और हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर मतलब एक बार फिर से हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्या है, जब हमारी AD ग्रेटर देन होगी AS से, यहाँ पे इक्वल तो नहीं है ना, दोनों सिचुएशन में AD इज इक्वल टू AS तो नहीं है,
ठीक है, दोनों ही सिचुएशन डिसइक्विलिब्रियम की हैं, पर ऑटोमेटिकली ये लास्ट में जाके क्या हो जाएंगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। अब इस सिचुएशन में क्या है, जब एस लेस देन होगी एडी से, इसका मतलब क्या है, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो हमारी डिमांड मतलब जितनी मांग की जा रही है उस हिसाब से पूर्ति नहीं हो रही है प्रोड्यूसर्स की तरफ से। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सफ़र करना पड़ेगा क्या, लैक ऑफ स्टॉक से, जिसकी वजह से क्या होगा, उनको प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा उनका माल बिक जाएगा और उसके बाद भी जो डिमांड है फिर भी फुलफिल नहीं हो पा रही है इस सिचुएशन में। तो इसमें क्या होगा, अनफुलफिल्ड डिमांड की सिचुएशन राइज हो जाएगी। तो वो क्या करेंगे प्रोड्यूसर्स, जो हम अपने डिज़ायर स्टॉक मतलब कि अब वो प्रोडक्शन ऊपर वाली सिचुएशन में कम कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में वो क्या कर देंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे। प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो गई तो एएस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और एडी के इक्वल हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि एएस कन्वर्जेस, मतलब एएस जो हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से एडी के इक्वल हो जाएगा और हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। तो आज का आपका यही होमवर्क है कि आपने जहाँ तक हमने चैप्टर रिवाइज़ किया है, जहाँ तक हमने चैप्टर डिस्कस किया है, आपने प्रॉपरली उसको रिवाइज़ करना है और आपको पता ही है कि आपने नोटबुक्स में उसको क्या करना है, नोट डाउन करना है। थैंक यू।